इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। आज दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सैनी बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग में पहुंचे सीएम। दोपहर बाद केंद्रीय वित्त मंत्री की बजट पर चर्चा में होंगे शामिल। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की बाईपास सर्जरी, 2 महीने तक बेड रेस्ट पर रहेंगे रस्तोगी। नए चीफ सेक्रेटरी की तलाश में सरकार, सुधीर राजपाल और सुमिता मिश्रा के नाम पर चर्चा। हरियाणा कांग्रेस का मनरेगा बचाओ संग्राम शुरू। आज सभी जिलों में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मनरेगा का नाम बदले जाने का विरोध, 25 फरवरी तक जारी रहेगा संग्राम। हरियाणा में आज सीजीआई सूर्यकांत का दूसरा दिन। बरवाला और नारनौंद में न्यायिक परिसर भवन का करेंगे शिलान्यास। पैतृक गांव पेटवाड़ में होगा सम्मान समारोह। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के बजट पर संग्राम जारी। बलजीत सिंह दादूवाल लिखेंगे श्री अकाल तख्त साहिब को चिट्ठी। झंडा पर पलटवार करते हुए बोले, वो चाय पिलाने के भी 1 लाख ले लेते हैं। हरियाणा में शीतलहर और ठंड से बदला मौसम का मिजाज। कई जिलों में तापमान 4 डिग्री तक पहुंचा। फरीदाबाद और नूंह में बारिश से तापमान में भारी गिरावट। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज दिल्ली दौरे पर हैं। हरियाणा भवन पहुंचे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और हरियाणा भवन में बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग शुरू हुई है। दोपहर 3 बजे केंद्रीय बजट की बैठक में शामिल होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में ये मीटिंग होगी, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल होंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इससे पहले गुरुग्राम और फरीदाबाद भी गए थे, जहां बजट को लेकर उन्होंने सुझाव लिए, चर्चा की, मंथन किया गया। कई उद्योगपतियों और जो कमेटीज हैं उनसे बातचीत हुई और इसको लेकर जो है उनसे मीटिंग हुई, चर्चा की, मंथन किया और सुझाव भी लिए जा रहे हैं बजट को लेकर। और इसी को लेकर जो है आज बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग शुरू हुई है। केंद्रीय बजट की बैठक में भी सीएम शामिल होंगे। फिलहाल जो है हरियाणा भवन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं और हरियाणा भवन में बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग शुरू हो चुकी है। मेरे सहयोगी रवि मिश्रा इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। जी रवि, कि ये जो बैठक है, क्या इसमें चर्चा हो सकती है, क्या मंथन किया जाएगा इस बैठक में जो ये हो रही है? देखिए, साफ तौर पर ये बड़ी महत्वपूर्ण बैठक राजधानी दिल्ली के हरियाणा भवन में इस वक्त हो रही है, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद हैं। इसके अलावा बात करें तो प्रभारी सतीश पुनिया, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली और संगठन मंत्री फणिनंद शर्मा भी इस बैठक में मौजूद है। तमाम लोग इस पर आगामी आने वाले जो निकाय चुनाव हैं उसको लेकर और वीवीजी राम जी को लेकर किस समय आने वाले समय में किस तरीके से ग्राउंड लेवल पर इस तमाम योजनाओं को लेकर अलग अलग कार्यक्रम होने वाले हैं, तमाम चीजों को लेकर ये बैठक हो रही है। और मुख्य मुद्दा अगर बात करें तो जो निकाय चुनाव है उसको लेकर तमाम चीजों पर यहाँ बातचीत होगी। किस तरीके से निकाय चुनाव में भाजपा को अपना रणनीति तय करनी है, ग्राउंड लेवल पे, बूथ लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे किस तरीके से काम करना है, तमाम चीजों पर इस बैठक में बातचीत होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा बात करें तो कुछ देर बाद मुख्यमंत्री हरियाणा, अगर हम दर्शकों को बताना चाहें तो निर्मला सीतारमण से मुलाकात करने वाले हैं। तमाम राज्यों को के वित्त मंत्रियों को बुलाया गया है और निर्मला सीतारमण आने वाले दिनों में बजट पेश करने वाली हैं। उससे पहले एक महत्वपूर्ण बैठक राजधानी दिल्ली में ले रही है और इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री हरियाणा को भी इस बैठक में पहुंचना है। इस कोर ग्रुप की बैठक के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री निर्मला सीतारमण से भी 3 बजे मुलाकात करेंगे। जी, ये बैठक जो इस वक्त चल रही है, कोर मीटिंग जो चल रही है बीजेपी ग्रुप की, इस बैठक में 3 जगह पर निकाय चुनाव होने जा रहे हैं। क्या उम्मीदवारों को लेकर इस पर चर्चा संभव है? जी बिल्कुल, देखिए किस तरीके से, जैसा मैंने जिक्र किया कि ग्राउंड लेवल पर किस तरीके से, ब्लॉक लेवल पे, बूथ लेवल पर संगठन को मजबूत करना है, किस तरीके से निकाय चुनाव में रणनीति तय करनी है, तमाम जिम्मेदारियों का किसी तरीके से निर्वहन करना है, तो तमाम चीजों को लेकर बातचीत हो रही है। उम्मीदवार कौन होंगे, प्रचार प्रसार किस तरीके से होगा और तमाम रणनीति पर बिंदुवार तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से इस बैठक में बातचीत होना संभव है।
जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए रवि। तो बैठक शुरू हो चुकी है, मंथन किया जाएगा, खास तौर पर निकाय चुनाव पर भी इसमें फोकस रहेगा, क्योंकि किस तरह की रणनीति रहेगी कि ये जो निकाय चुनाव है इनमें पार्टी मजबूत रहे, इसको लेकर इस बैठक में मंथन हो सकता है। वहीं सुझाव भी लिए गए हैं मुख्यमंत्री की ओर से, बजट को लेकर भी, इसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए रवि। हरियाणा में नए मुख्य सचिव की नियुक्ति होगी। मुख्य सचिव के लिए दो नामों पर चर्चा तेज है। सुधीर राजपाल और सुमिता मिश्रा के नाम पर चर्चा है। अनुराग रस्तोगी के बेड रेस्ट के बाद नए जो चीफ सेक्रेटरी है उसकी तलाश की जा रही है। 2 महीने तक बेड पर रहेंगे अनुराग रस्तोगी जो हैं। दरअसल हार्ट अटैक आने के बाद उनका इलाज चल रहा है, कार्डियक अरेस्ट हुआ था उनका और उसके बाद उनका इलाज चल रहा है, जिसके चलते उन्हें 2 महीने की बेड रेस्ट कहा गया है। डॉक्टर की तरफ से ये सुझाव दिया गया है और अब नए मुख्य सचिव की नियुक्ति हो सकती है। उसको लेकर जो है नए मुख्य सचिव को लेकर तलाश चल रही है, जिसमें 2 नाम चर्चा में है। तो फिलहाल अस्पताल में है अनुराग रस्तोगी जिनका इलाज चल रहा है। 2 नामों पर यह चर्चा है, सुधीर राजपाल और सुमिता मिश्रा के नाम पर चर्चा हो रही है। इन दोनों में से किसी एक के नाम पर मुहर लग सकती है जो हरियाणा का अगला चीफ सेक्रेटरी होगा। लेकिन ये कौन होगा, ये फैसला अभी लिया नहीं गया है। इस फैसले को लेकर चर्चा की जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अंकित दुदानी हमारे साथ जुड़े हैं। जी अंकित, जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनका इलाज चल रहा है और इस बीच 2 नामों की चर्चा हो रही है। क्या इन नामों पर चर्चा हो रही है और किसके जो आसार ज्यादा नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरह से एकदम चीफ सेक्रेटरी जो है अनुराग रस्तोगी, उनको हार्ट अटैक आया और हार्ट अटैक आने के बाद बाईपास सर्जरी हुई उनकी, और बाईपास सर्जरी के बाद अब 2 महीने का रेस्ट कम से कम उनको करना है और 2 महीने का रेस्ट करना है। तो इस दौरान हरियाणा सरकार अब नया चीफ सेक्रेटरी नियुक्त कर सकती है, क्योंकि अभी बजट सत्र आ रहा है, फरवरी में बजट सत्र होता है और बजट भी पेश करना है और अनुराग रस्तोगी के पास वित्त विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव का दायित्व भी है। तो दोनों ही महत्वपूर्ण दायित्व उनके पास हैं और ऐसे में क्योंकि किसी और को जिम्मेदारी देनी ही पड़ेगी, क्योंकि बजट भी बनाना है, उसमें क्या सारी चीजें हैं वो डालनी है, तो वो सारी चीजों के ऊपर मंथन जरूर हो रहा है। और 2 नाम जो हैं वो जो है सुधीर राजपाल का नाम है और डॉक्टर सुमिता मिश्रा। सुमिता मिश्रा हालांकि अभी होम सेक्रेटरी हैं और एसटीआर भी हैं, तो वो कार्यकाल कामकाज देख रही हैं, लेकिन सुधीर राजपाल जो कि सीनियर हैं उनको जो जिम्मेदारी दी जा सकती है, चीफ सेक्रेटरी बनाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं लगातार ये मंथन अब सरकार के बीच चल रहा है और जल्द ही ये नियुक्ति भी हो सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित। तो फिलहाल मंथन चल रहा है और जिस तरह से संभावना जताई जा रही है वो यही जताई जा रही है कि जो सुधीर जी है उनका नाम इस पे आगे आ रहा है। सुधीर राजपाल को जो है अतिरिक्त चार्ज मिल सकता है, कार्यभार मिल सकता है, लेकिन फिलहाल ये कौन अगला चीफ सेक्रेटरी होगा ये देखना होगा। तो वहीं हरियाणा कांग्रेस का मनरेगा बचाओ संग्राम शुरू हो गया है। आज सभी जिलों में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मनरेगा का नाम बदले जाने का विरोध किया जाएगा। कल 1 दिन का उपवास रखा जाएगा। 25 फरवरी तक मनरेगा बचाओ ये संग्राम चलेगा। तो जिस तरह से मनरेगा के नाम बदलने को लेकर संशोधन हुआ और इस पे जो है बहस छिड़ गई, इसके बाद से ही ये संशोधन जिस तरह से किया गया है, संशोधन के बाद से ही कांग्रेस जो है वो हमलावर नजर आ रही है। विकसित भारत जी राम जी नाम करने को लेकर कांग्रेस जो है संग्राम कर रही है और कांग्रेस का ये कहना है कि नाम बदलने के बाद जो है महात्मा गांधी के योगदान को भुलाया जा रहा है। बीजेपी जो है वो महात्मा गांधी के योगदान को खत्म करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस संशोधन में जो है सिर्फ नाम ही नहीं बदला गया था और भी कई काम किए गए थे। जैसे पहले 100 दिन का काम मिलता था, अब 125 दिन का संशोधन करने के बाद किया गया है। 125 दिन काम की गारंटी दी गई है। उधर जो है लगातार कांग्रेस की तरफ से संग्राम देखने को मिल रहा है और कांग्रेस जो है अलग अलग तरीके से प्रदर्शन करके मनरेगा बचाओ संग्राम कर रही है और हरियाणा में भी इसी के तहत ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसका शेड्यूल भी तय किया गया था और इसी शेड्यूल के तहत आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी कांग्रेस की तरफ से।
तो वहीं 2 दिन के हरियाणा दौरे पर सीजीआई सूर्यकांत हैं। आज सीजीआई सूर्यकांत के दौरे का दूसरा दिन है। इस दौरान वो बरवाला पहुंचे। बरवाला में न्यायिक परिसर भवन का शिलान्यास करेंगे। वहीं अपने पैतृक गांव पेटवाड़ भी सीजीआई सूर्यकांत जाएंगे। पेटवाड़ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सम्मान में कार्यक्रम भी रखा गया है। जाहिर सी बात है, ये उनका गांव है। इसी गांव से वो आगे बढ़े हैं और इसी गांव से आगे निकलकर आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद तक पहुंचे हैं। तो गांव वालों में भी उत्साह है और वो भी खुश हैं कि उन्हीं के गांव से निकलकर एक शख्स आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद तक पहुंचा है, जिसके तहत उनके सम्मान का कार्यक्रम भी गांव में रखा गया है। वहीं हांसी के अपने दौरे के पहले दिन चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने भारत की न्याय व्यवस्था के बारे में बताया। साथ ही अपनी जिंदगी का एक किस्सा भी सुनाया। साथ ही कहा कि हमें चुनौतियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। भाव प्रकट किए जाते हैं, वो तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं हो। जोरदार तालियां बजाइएगा। सूर्यकांत जी यहाँ पधारे हैं। आयोजन समिति और आप सबकी जोरदार करतल ध्वनि और हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे मान्यवर जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी जी प्रतीक। जरूर मुझे एडवांटेज हुआ कि जब उसका फैसला सुनाया डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने, तो उन्होंने हिसार के कुछ नामी वकीलों को बुलाया और बोला कि इस लड़के को यहाँ खराब मत करो, इसको आप हाई कोर्ट भेज दो। तो उसका मुझे फायदा जरूर हुआ। तो मैं एक बिल्कुल अनजान लड़का, 22 साल की उम्र, 2 कपड़े अपने ब्रीफकेस में डाले और हिसार से एक बड़े, उस वक्त बहुत ही मेरे लिए बहुत ही सम्माननीय बुजुर्ग रहे, मेरे मार्गदर्शक, और बहुत सारे उन वकीलों का ही, बड़े वकीलों का ही एक मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा, जिसकी वजह से वो उनमें से एक मुझे अपनी गाड़ी में चंडीगढ़ ले गए और हाई कोर्ट में मुझे किसी के साथ जूनियर छोड़ दिया गया। और एक जिसको बोलते हैं कि समुद्र में फेंक देना ताकि आप अपने आप तैरना सीखें। तो ये जो चैलेंजेस हैं लाइफ के, इन चैलेंजेस को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और प्रोफेशनल जो होता है उसमें एक इंस्टिंक्ट टू सर्वाइव होती है, यानी आपको पता है कि मैंने सर्वाइव कैसे करना है। सर्वाइव प्रोफेशन में भी करना है। प्रोफेशन को लोग बोलते हैं कि ओवर फ्लडेड प्रोफेशन है, तो आपको अपने आप के लिए स्पेस भी बनाना है। उस स्पेस बनाने के लिए, देखिए, इस प्रोफेशन में स्पेस बनाने के लिए आपको अपने आप को एक्सेप्शनली कार्व आउट करना पड़ेगा। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के बजट के बाद से हंगामा बढ़ता जा रहा है। बजट को लेकर अब बलजीत सिंह दादूवाल ने श्री अकाल तख्त साहिब को पत्र लिखने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि इस मामले को सिख ज्यूडिशरी कमीशन के सामने भी रखा जाएगा। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि घपला करके ये बजट पास करवाया गया है। हालांकि इससे पहले जगदीश सिंह झिंडा ने दादूवाल को HSGMC से बाहर का रास्ता दिखाने का ऐलान किया था, जिससे दोनों के बीच तल्खियां बढ़ती जा रही हैं। ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਈਏ। ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀਰਤਨ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਮਾਗਮ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਉਂ ਖਵਾਉਣਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਲੈਟਰ 2025 ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਾਲੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਹਾਊਸ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫੇਰ ਹਾਥੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਝੂਠ ਬੁਲਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਬਜਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ। ਤਾਂ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਦਰਕਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ, ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਤੋਹੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਰਦਾਸ ਦਾ। ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ 2/3 ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ ਬਜਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 28 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2/3 ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅੰਤਰੰਗ ਮੈਂਬਰ, ਦੂਸਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਚਾਹ ਪਿਉਣ ਦੇ ਵੀ 50,000 ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈਂਦਾ। ਐਡੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸਨੇ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿਰਦਰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਜਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਹ ਜੇ 20 ਮਿੰਟ बोलिया तो दादूवाल ते बोलिया। और अब जिक्र पंचकुला का करेंगे, जहां हरियाणा के डीजीपी अजय सिंघल की अध्यक्षता में 68वें स्टेट एम्पावर्स कमेटी की उच्च स्तरीय मीटिंग हुई। इस मीटिंग में SCRB, टेलीकॉम, NIC और हाई कोर्ट से जुड़े कई अधिकारी शामिल हुए। बैठक में राज्य में पुलिसिंग से जुड़ी तकनीकी प्रणाली की प्रगति का आंकलन किया गया। इस दौरान मौजूदा चुनौतियों पर भी चर्चा की गई और आगे की रणनीति भी तैयार हुई। CCTNS क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, ये पिछले जो का प्रेजेंट स्वरूप ये पिछले 5 सालों में हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसमें दोनों अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व है और इसकी समय समय पे इसकी कमेटी की समीक्षा की जाती है। जो अभी रिसेंटली 68 स्टेट एम्पावर्ड कमेटी की मैंने अभी समीक्षा करी और इसमें मैंने ये पाया कि ये अभी जो हमने नए क्रिमिनल लॉज लागू करे हैं तब से जो हमारे केस दर्ज हुए हैं उसमें हमारी कन्विक्शन रेट जो पहले निम्न थी वो बढ़ के 86% हो गई, जो पहले सिर्फ 35% थी। CCTNS प्रणाली में हरियाणा ने काफी सुधार किया है और देश में अव्वल नंबर पे रही है। पिछले 54 महीनों में 40 बार हरियाणा पुलिस ने CCTNS इम्प्लीमेंटेशन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये हमारी जो टीम की मेहनत और डेडिकेशन का प्रमाण है। इसमें CCTNS में नेफिस फिंगरप्रिंट सिस्टम, ट्रैकिया सिस्टम, FIR सिस्टम, ई-चालान, साक्ष्य जैसे प्लेटफॉर्म हमने के साथ इंटीग्रेट किया है, जिससे हमारी जो जांच प्रक्रिया है, इन्वेस्टिगेशन है, वो स्पीड अप हो। कुरुक्षेत्र में पतंग की वजह से एक बच्चे की जान चली गई। यहाँ एक 12 साल का बच्चा जब पतंग पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ा तो लाडवा इंद्री रोड पर तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी। इस हादसे में बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। मैं वहाँ से वापसी आया गांव में से, सीधा यहाँ अस्पताल में आके देखा तो बच्चा है पूरा हो। तो क्या बच्चे खेल रहे थे रोड पर खेल रहे थे? फेरी पे गया हुआ था सर, मैं फेरी पे गया हुआ था, बच्चे रोड क्रॉस कर रहे होंगे, कार वाला मार गया। गोहाना में अतिक्रमण हटाने को लेकर शहर में नगर परिषद का पीला पंजा चला। इस दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। नगर परिषद अधिकारियों ने पुलिस की मौजूदगी में शहर में दुकानों के बाहर रखे सामान को उठाया, साथ ही दुकानों के बाहर रेहड़ी खड़ी करवाने वाले दुकानदारों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात की। तो अतिक्रमण जो लोगों ने किया था उसके चलते ही शहर में ये अभियान चलाया गया था। अधिकारियों के अलावा मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा था। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं। अतिक्रमण को लेकर यहाँ पर जो है भारी पुलिस बल भी पहुंचा था अधिकारियों के साथ, ताकि किसी तरह का कोई हंगामा ना हो। और दुकानों के बाहर खड़ी रेहड़ी जो लगाते थे उन दुकानदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा भी प्रशासन का कहना है। दरअसल गोहाना शहर को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए नगर परिषद के अधिकारियों ने ये अभियान शुरू किया है, जिसके चलते ये कार्रवाई की गई और ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर जो लोग भी सड़क किनारे अपना सामान रखते हैं, अतिक्रमण किया हुआ है, उनको वहां से हटाया गया।
जिन दुकानदारों ने अपनी दुकान से हद से बाहर सामान टेक रखा है, जिससे पब्लिक को आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है और रास्ता रुकता है, उसका सामान नगर परिषद के सहयोग से हटाया जा रहा है। जो सामान बाहर उठाने के लायक है, जो दुकानदार नहीं उठा रहे कहने के बावजूद भी उनको नगर परिषद जब्त कर रही है। भिवानी में किसान नेता रवि आजाद की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। रवि आजाद की जमानत याचिका को भिवानी सेशन कोर्ट ने रद्द कर दिया है। रवि आजाद के खिलाफ एक नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप हैं, जिसके तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला एक नाबालिग के साथ छेड़छाड़, उसके परिवार को धमकी देने से जुड़ा हुआ है। नाबालिग की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था, जिसके बाद जो है रवि आजाद ने एक खाप से रिक्वेस्ट भी की थी और खाप बुलाई गई थी। खाप पंचायत के सामने रवि आजाद ने अपना दुखड़ा रोया और कहा कि उन्हें इस मामले में फंसाया जा रहा है। खाप ने भी इस मामले में रवि आजाद को क्लीन चिट दे दिया था, लेकिन जिसके बाद वहीं जो पीड़ित पक्ष है उसने कहा कि वो न्याय चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं, उन्हें न्याय पर भरोसा है और इस पर पूरी तरह से कानूनी कार्रवाई की जाए। तो नाबालिग के परिवार की तरफ से लगातार ये मांग की जा रही थी कि न्याय मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए और एफआईआर होने के बाद पुलिस भी कार्रवाई करती नजर आई। पुलिस ने हालांकि काफ़ी देर बाद करीब 6 दिन बाद एफआईआर होने के इन्हें गिरफ्तार किया था और ये पूरा मामला एक नाबालिग से छेड़छाड़ से जुड़ा हुआ है। अब इस मामले में इन्होंने जमानत की अर्जी लगाई थी, जिसे सेशन कोर्ट ने रद्द कर दिया है। जमानत याचिका रवि आजाद जो जिला जेल भिवानी में बंद है, उनकी जमानत याचिका आज सुनवाई के बाद खारिज कर दी गई है। वहीं दूसरी तरफ पीड़िता के नाम को उजागर करने वाली जो पंचायत की गई थी, उस पंचायत में बार बार नाम उजागर किया गया था कुछ यूट्यूब चैनल्स और फेसबुक प्लेटफॉर्म पे। उसके लिए हमने एक एप्लीकेशन आज वो मूव की थी सुबह कि भाई वो जितने भी उसको रिजर्व किया जाए और जो डिलीट हो गया डाटा उसको रिकवर किया जाए। वो हमारी एप्लीकेशन को ऑनरेबल कोर्ट ने स्वीकार करते हुए डीएसपी जो आईओ हैं इस केस के एसआईटी के, उनको निर्देश दिया है कि इसे फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। कुरुक्षेत्र पुलिस ने रजनीकांत हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। दरअसल पुलिस को कुछ दिन पहले मंदेडी गांव के गुरुद्वारे के पास एक लड़की की लाश मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की थी और अब मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। तो उधर प्रदेश में शीतलहर और ठंड से बदला मौसम का मिजाज लगातार दिखाई दे रहा है। कई जिलों में तापमान 4 डिग्री तक पहुंच गया है। फरीदाबाद और नूह में बारिश से तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है। चरखी दादरी में धुंध ने फिर से दस्तक दे दी है। धुंध की वजह से चरखी दादरी में तापमान 4 डिग्री तक पहुंचा है। धुंध और शीतलहर से कई जिलों में ठंड बढ़ चुकी है और जिस तरह से ठंड बढ़ रही है, लोग भी इस ठंड से बचने के लिए अलग अलग इंतजाम कर रहे हैं। सुबह के वक्त ये ठंड इतनी ज़्यादा है कि लोग जो हैं आग सेकते भी नजर आ रहे हैं। वहीं इस जो जिस तरह से ये ठंड पड़ रही है वो फसलों के लिए अच्छी बताई जा रही है। हल्की बूंदाबांदी हुई है सुबह और कुछ रोज से सर्दी पड़ रही है। क्या कहेंगे, किस तरह से सर्दी पड़ रही है? जनवरी के माह में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है और इस सप्ताह में बहुत अत्यधिक ज़्यादा ठंड हुई, सूखी ठंड पड़ रही है। लेकिन आज जो सुबह हल्की सी बूंदाबांदी हुई है सभी क्षेत्र में हुई है, इससे और ज़्यादा सर्दी ठिठुन बढ़ गई है। इससे पशुओं के लिए पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है और लगभग तापमान पहले ही 5 डिग्री तक पहुंच चुका है और अधिकतम तापमान 15 पे था। लेकिन अब ये बूंदाबांदी इससे ज़्यादा और ज़्यादा सर्दी बढ़ गई। लेकिन ये सर्दी जीवन को तो प्रभावित कर रही है, लेकिन हमारे जो फसल है किसान भाइयों के लिए, उनके लिए एक बहुत अच्छी रहेगी सर्दी और इससे फसल भी अच्छी बनेगी। अभी कुछ रोज हरियाणा प्राइम में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।